हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्सेज एकेडमी। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास 10th की सीरीज में आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स। और ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है इसका? एक तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई इसकी वेटेज 8 मार्क्स की है। दूसरे के चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि न सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट्स को इस चैप्टर को समझना चाहिए, देखना चाहिए, बल्कि सभी को, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके दोस्त हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपके नेबर्स हों, कोई भी हो, उसको इस चैप्टर के बारे में या फिर इस बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज की जो दुनिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है, और कल कल की जो दुनिया होगी वो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सराउंडेड रहेगी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज की डेट में हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसका पूरी सोसाइटी पे और पूरी दुनिया पर है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, डेवलप होती जाएगी, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू रूल दिस वर्ल्ड। और अगर आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता होगा, तो यू विल बी बेटर इक्विप्ड टू फेस द वर्ल्ड टुमारो। तो आइए आज इस फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है और आगे आने वाले टाइम में क्या असर पड़ेगा। So let's start with introduction to artificial intelligence, the foundational concepts. तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानें, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि व्हाट इज इंटेलिजेंस। एक इंटेलिजेंस जो कि हर लिविंग बीइंग में होती है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो या एनिमल्स हो। सो व्हाट इज दैट इंटेलिजेंस? कई सारे रिसर्चर्स का कहना है कि एबिलिटी टू परसीव or infer information and to retain it as knowledge to be applied towards adaptive behaviors within an environment or context is called intelligence. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स में एक नेचुरल एबिलिटी रहती है सोचने की, समझने की और अपने आसपास की सराउंडिंग्स को देख के इंफॉर्मेशन को गैदर करने की, इन्फर करने की और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके अलग अलग टास्क्स परफॉर्म करने की। तो ये जो एबिलिटी है इसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर एक बेसिक डेफिनेशन हम देखें तो द एबिलिटी टू थिंक, perceive and perform all the cognitive tasks is called intelligence. Cognitive tasks कौन सी होती हैं? सोचना, समझना, thinking, application of information, understanding the information, application of knowledge, ये सारी ब्रेन रिलेटेड टास्क्स जो हैं और इनका जो एप्लीकेशन है, these tasks are called cognitive tasks. ये एबिलिटी को इंटेलिजेंस कहा जाता है और ये एबिलिटी ह्यूमन बींग्स में नेचुरली प्रेजेंट है। सो दिस इज कॉल्ड नेचुरल इंटेलिजेंस। दोस्तों, नेचुरल इंटेलिजेंस कई डिफरेंट टाइप्स की होती है। इसको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज है नेचुरल इंटेलिजेंस की? मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। दोस्तों, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या होती है? आपने देखा होगा कई लोग दे हैव नेचुरल एबिलिटी टू डू कैलकुलेशंस very easily and very comfortably. This kind of intelligence is called mathematical intelligence. बहुत ही comfortably वो अपने brain को apply करते हैं different types की problems को logical reasoning के साथ solve करने की। So a person's ability to regulate, measure and understand numerical symbols, abstraction and logic is called mathematical intelligence. दूसरी intelligence है linguistic intelligence. In linguistic intelligence, a person has natural ability to understand
and express himself or herself in a specific language or in different languages. कई लोग होते हैं जो कि बोलने में माहिर होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने में माहिर होते हैं, अपनी बात को दूसरों के आगे रखने में उनके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी रहती है, उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी रहती है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। लैंग्वेज को वो बहुत अच्छे से समझते हैं और लैंग्वेजेस को यूज करके अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। दिस इंटेलिजेंस इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। स्कूल में बच्चे डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, हर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। जिन बच्चों की लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होती है वही डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। कई लोगों को शौक होता है डायरीज लिखने का, नॉवेल्स लिखने का, स्टोरीज लिखने का, कॉमिक स्ट्रिप्स लिखने का, and they are able to do it. Why? Because they have good command over language. They have a natural ability to do well in linguistics. Third intelligence है spatial visual intelligence. Spatial visual intelligence is defined as the ability to perceive the visual world and the relationship of one object to another. क्या मतलब है इसका? आप लोगों ने पेंटर्स को देखा होगा, आर्टिस्ट्स को जो कि पेंटिंग करते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट की पेंटिंग करते हैं या फिर स्केचेस ड्रॉ करते हैं, तो उनमें एक खास इंटेलिजेंस होती है विच इज कॉल्ड स्पेशल। इसकी स्पेलिंग है SPATIAL, लेकिन इसको प्रोनाउंस हम स्पेशल करते हैं। सो दे हैव नेचुरल एबिलिटी टू परसीव द सराउंडिंग्स, टू परसीव द एनवायरनमेंट, to establish a relationship between the objects which are present around them. So this is called spatial visual intelligence. Fourth type of intelligence is kinesthetic intelligence. और kinesthetic intelligence दोस्तों, कोई भी स्पोर्ट्स का पर्सन हो जो कि अपने लिम्स को, अपने बॉडी को बहुत ही अच्छे से यूज करता है और डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्ट्स में या डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल टास्क्स में अपने बॉडी पार्ट्स को अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल एथलीट्स जो कि लॉन्ग जंप या रनिंग या फिर हाई जंप या फिर किसी भी किस्म के स्पोर्ट्स में अपने बॉडी के पार्ट्स को, अपने लिम्स को, अपने पैरों को, हाथों को, अपने बाकी बॉडी के पार्ट्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हर कोई नहीं कर पाता। सो दैट इज कॉल्ड kinesthetic intelligence. Musical intelligence, कुछ लोग बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं। लोगों को सिंगिंग में, म्यूजिक में इंटरेस्ट रहता है और उस इंटरेस्ट को वो एक नेचुरल एबिलिटी के थ्रू एक्सप्रेस कर पाते हैं, चाहे गाना गा के, चाहे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करके। दैट इज कॉल्ड म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, दोस्तों ये इंटेलिजेंस आपकी उस एबिलिटी को डिफाइन करती है जो कि ये बताता है कि हाउ वेल यू नो योरसेल्फ। आपकी सेल्फ अवेयरनेस क्या है अपने बारे में, आप कितने अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानते हैं। दैट इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। So intrapersonal intelligence describes how high someone has self-awareness. अपनी strengths, अपनी weaknesses के बारे में जानते हैं। Now next is existential intelligence. It is an additional category of intelligence relating to religious and spiritual awareness. बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा spiritual होते हैं, पूजा पाठ में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, प्रेयर्स में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, मेडिटेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और परफॉर्म करते हैं ये सारे टास्क्स, गॉड में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। तो हालांकि ये एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन जिन लोगों में एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है वो इन चीजों की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं। नेक्स्ट इज naturalist intelligence.
It is a category of intelligence relating to the ability to process information on the environment around us. दोस्तों बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो कि इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, एक्टिविज्म करते हैं. Why? Because they understand their environment better than the others. उनको पता है कि अगर environment डैमेज होगा तो इसका नुकसान ह्यूमन बींग्स को ही भुगतना पड़ेगा, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो, चाहे पहाड़ों में कटाई हो या पहाड़ों में सड़कें बनाना हो, चाहे रिवर्स को, सी को गंदा करना हो, उसके अंदर कूड़ा करकट डालना हो, तो दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट दिस. उनका एक ही कंसर्न रहता है कि इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन रखना चाहिए, ताकि ह्यूमन बींग्स को अलग अलग किस्म की नेचुरल कैलेमिटीज से प्रिजर्व किया जा सके. देन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. नाउ व्हाट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस थी कि हम अपने बारे में कितना जानते हैं. इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है कि हम अपने साथियों के बारे में या दूसरों के बारे में कितना जानते हैं. आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में कितना जानते हैं, आप अपने फैमिली के लोगों के बारे में कितना जानते हैं, आप उनको कितने अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स को, इतने उनके वीकनेसेस को, उनके हॉबीज को, हाउ बेटर यू अंडरस्टैंड. सो आप अपने आसपास के लोगों से, अपने नेबर्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेंबर्स से कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. तो ये तो थी दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस. ये अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आता है. जो सैंपल पेपर हमने डाउनलोड किया था, अगर आप वो सैंपल पेपर देखें तो उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है. Assertion is one can be a good singer while the other can be a great athlete. Reason given here is humans possess different types of intelligences but at different levels. तो यहाँ पे जो assertion है वो भी true है और जो reason है वो भी true है. Mixture of all these intelligences होना possible है. दोस्तों इंटेलिजेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिसीजन मेकिंग. हम ह्यूमन बीइंग्स को या एनिमल्स को इंटेलिजेंट क्यों बोलते हैं और उनमें भी ह्यूमन बीइंग्स का लेवल ज्यादा हाई क्यों है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस डिसीजन लेकर अपने आगे के स्टेप्स डिसाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज बाहर बारिश हो रही है तो मैं डिसीजन ले सकता हूं कि मैं एक अम्ब्रेला अपने साथ लेकर जाऊंगा. अगर बाहर बहुत तेज धूप है तो आई कैन टेक डिसीजन कि आई वियर गॉगल्स या फिर एक हैट पहन लूंगा जिससे धूप से बचा जा सके. तो ये डिसीजन मेकिंग पावर होती है जो कि इंटेलिजेंस का एक बहुत क्रूशियल पार्ट होता है. अब सवाल ये पैदा होता है कि ह्यूमन बीइंग्स किसी भी बारे में डिसीजन कैसे लेते हैं. डिसीजन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन या डेटा. हमें ये इस चीज की इंफॉर्मेशन है कि अगर हम बारिश में बाहर निकलेंगे बिना अम्ब्रेला के तो बारिश से गीले हो जाएंगे, पानी से गीले हो जाएंगे. बहुत तेज धूप में अगर हम बाहर निकलेंगे विदाउट वियरिंग गॉगल्स तो और या फिर विदाउट वियरिंग हैट्स तो हमारी आंखों में, सर में दर्द हो जाएगा, हम बीमार पड़ सकते हैं, हमें सनस्ट्रोक हो सकता है. तो हमें क्योंकि इस चीज की इंफॉर्मेशन है, हमें ये पता है कि बिकॉज ऑफ दिस कैन हैपन, तो इस डेटा और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हम अपना डिसीजन लेते हैं. सो जो डेटा और इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होता है उसकी बेसिस पे एज ह्यूमन बीइंग्स हम अपनी इंटेलिजेंस को अप्लाई करके डिसीजंस लेते हैं और अपने टास्क परफॉर्म करते हैं. सो ये डेटा और इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट in deciding how do we make decisions.
तो अब जबकि हम ये समझ चुके हैं कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, लेट अस नाउ पॉन्डर अपॉन द मेन टॉपिक, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वर्ड ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, तो अब ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, अलग अलग डेफिनेशंस हैं, लेकिन इसको समझना जरूरी है। दोस्तों देखिए, नेचुरल इंटेलिजेंस जो है वो तो ह्यूमन बींग्स और लिविंग बींग्स के अंदर है। अब हम बात कर रहे हैं उस इंटेलिजेंस की जो कि आर्टिफिशियल है, यानी जिसको ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किया है। तो अब ये किसके लिए क्रिएट किया है? इस इंटेलिजेंस को ह्यूमन बींग्स क्रिएट कर रहा है फॉर मशीन्स, यानी मशीन्स को ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड करना, ऐसी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना कि अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस द मशीन शुड बी एबल टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। बिना ह्यूमन बींग्स के इंटरफेरेंस के मशीन्स खुद ब खुद अलग अलग सिचुएशन में डिसीजंस ले सकें और टास्क्स को एग्जीक्यूट कर सकें। यानी बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह ही मशीन्स भी सोच सकें, समझ सकें और डिसीजंस ले सकें अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो व्हेन अ मशीन possesses the ability to mimic human traits, that is make decision, predict the future, learn and improve on its own, it is said to have आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि ह्यूमन बींग्स तो अपने आसपास के सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से, लोगों से लर्न करके, उनको ऑब्जर्व करके, अपने एक्सपीरियंस से इंटेलिजेंस अपनी गेन करते हैं, चीजों के बारे में सीखते हैं। लेकिन मशीन्स को कैसे आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है? तो दोस्तों, मशीनों को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कैसे बनाया जाता है? हम मशीन्स को ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो काफी सारा डेटा कलेक्ट करे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे और उसमें ऐसे एल्गोरिथम्स प्रोवाइड किए जाएं कि उन एल्गोरिथम्स की मदद से वो उन डेटा को, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे और उससे लर्न करती जाए, अपना एक्सपीरियंस क्रिएट करती जाए ऑटोमेटिकली। तो जब मशीन्स बहुत सारे डेटा और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उनको प्रोसेस करती हैं और उनको इंटरप्रेट करती हैं और उसकी बेसिस पे अपने डिसीजंस लेने लगती हैं, they are said to be learning, and when they start learning they improve upon themselves। लर्न कर करके अपने बिहेवियर को, जैसे ह्यूमन बींग्स इंप्रूव करते हैं वैसे ही मशीन्स भी अपने आप को इंप्रूव करने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे बच्चे को आपने देखा होगा जिसको अभी चलना भी नहीं आता, वो रेंगने की कोशिश करता है, रेंग के चलने की कोशिश करता है, फिर चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को पकड़ पकड़ के खड़ा होके धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चलने की कोशिश करता है, गिरता है, फिर उठता है। तो वो बच्चा धीरे धीरे सीखता जाता है अपनी गलतियों से और अपने एक्सपीरियंस से, और फिर फाइनली वो बच्चा चलने लगता है। सिमिलरली मशीन्स भी डेटा और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती जाती हैं, उनको प्रोसेस करती जाती हैं, उस प्रोसेसेस की बेसिस पे प्रिडिक्शंस करती जाती हैं। उन प्रिडिक्शंस को फिर वो इवैल्यूएट किया जाता है कि वो प्रिडिक्शंस और आउटपुट्स सही हैं या गलत हैं, डिजायर्ड एक्सपेक्टेड आउटपुट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एक फीडबैक जनरेट होता है, वो फीडबैक को फिर से प्रोसेस किया जाता है और उस फीडबैक की बेसिस पे दोबारा से मशीन्स प्रोसेस करती हैं और अपने अपने आउटपुट्स को इंप्रूव करती हैं। एंड दिस कीप्स ऑन गोइंग until unless the machines starts producing the correct outputs. So this is how machine learns. What are the applications of artificial intelligence? हम अपने आसपास कहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की? बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे आसपास ही हैं, जो हम डेली बेसिस पे एनकाउंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अपने मोबाइल फोन्स में वॉइस असिस्टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल में सीरी, गूगल फोन्स में या एंड्रॉयड फोन्स में गूगल असिस्टेंट, सैमसंग के फोन्स हैं तो बिक्सबी,
अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप कोर्टाना यूज करेंगे, आप एलेक्सा यूज करते हैं टू ऑपरेट योर डिवाइसेस, टू ऑपरेट योर टेलीविजन, टू सेट अलार्म फॉर यू, टू सेट रिमाइंडर्स फॉर यू। तो ये सारे जो वॉइस असिस्टेंट्स हैं जो कि आपकी कमांड्स को, आपकी नेचुरल लैंग्वेज में दी हुई कमांड्स को कैप्चर करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एंड देन दे परफॉर्म अ टास्क। इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हम यूज कर रहे हैं। गूगल मैप्स आप लोग यूज करते हैं दोस्तों। गूगल मैप्स में डायनामिकली रियल टाइम में आपको बेस्ट पाथ किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का पता चल जाता है। आसपास कौन कौन से एमिनिटीज और फैसिलिटीज मौजूद हैं आपके, वो पता चल जाते हैं। कहाँ पे किस रोड पे कितना ट्रैफिक है, कितना स्लोअर है, कितना फास्टर है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं, ये विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज भी यूज होती हैं, जैसे कि जीपीएस सिस्टम, सैटेलाइट्स, और विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजीज जो गूगल मैप है वो डिसाइड करता है कि कौन सा पाथ बेस्ट प्रिडिक्ट करना चाहिए, कौन से पाथ को अवॉइड करना चाहिए, किस पाथ पे कितनी ट्रैफिक है। डायनामिकली वो अपडेट होती है और वो आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता है। दैट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एप्लीकेशन। दोस्तों, जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक यही ख्याल आता है कि रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। ये पूरी तरीके से गलत नहीं है। हालांकि सिर्फ रोबोट्स ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन नहीं है। रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी एप्लीकेशंस में से एक छोटी सी एप्लीकेशन है, जहां पे हम मशीन जो कि रोबोट है उसको एबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं कि वो अपने सराउंडिंग से इनपुट्स लेके अलग अलग टास्क को एग्जीक्यूट करे। तो ऐसे कई सारे रोबोट्स हैं जो कि फुटबॉल खेल सकते हैं, बाकायदा रोबोट्स के फीफा वर्ल्ड कप होते हैं। डेफिनेटली ह्यूमन बींग्स के जैसी प्रिसीशन के साथ नहीं खेल पाते, लेकिन वो खेल पा रहे हैं, खुद से डिसीजन ले रहे हैं, खुद से गोल्स कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा यूज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कई हॉस्पिटल्स में रोबोट्स हैं जो कि सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। कर्नाटका के एक स्कूल में एक रोबोट है जो कि टीचर है एंड इट इज टीचिंग। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि एडवांस्ड रोबोट्स बना रही हैं जो कि कमाल के टास्क्स परफॉर्म कर सकते हैं विच अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डू, या फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के लिए डेंजरस टास्क हैं। कौन ऐसा नहीं है जो कि ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रहा आजकल? चाहे आप सिंपली ब्लिंकिट पे से अपने ग्रोसरीज ऑर्डर कर रहे हो, जोमेटो पे से फूड ऑर्डर कर रहे हो, या फिर Amazon.com पे से मोबाइल फोन्स ऑर्डर कर रहे हो, या कोई और प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो, मिंत्रा पे से अपैरल्स, कपड़े, शूज, ये आइटम्स ऑर्डर कर रहे हो। तो ऐसी हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं जिनको आप यूज करते हैं, जिनसे आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं, और ये एप्लीकेशंस क्या करती हैं, ये आपको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती हैं। आपने ये वाला प्रोडक्ट खरीदा था, हो सकता है आपको ये वाला प्रोडक्ट भी पसंद आए। फॉर एग्जांपल, आपने मोबाइल फोन परचेज किया था तो हो सकता है आपको सेल्फी स्टिक भी पसंद आए। ये रिकमेंडेशंस आपको आते रहते हैं। तो इस तरीके के रिकमेंडेशंस, अलग अलग टाइप के रिकमेंडेशंस ये वेबसाइट्स, ये एप्लीकेशंस आपको देती रहती हैं। इट इज ऑल विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोफिया दुनिया की पहली रोबोट है जिसको 2017 में सऊदी अरेबिया ने सिटीजनशिप दी थी। तो ये तो कुछ एप्लीकेशंस थी, सिर्फ इतनी ही एप्लीकेशंस नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड एंड विल बी यूज्ड इन फ्यूचर। जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, तो हमें ये जानना भी जरूरी है कि ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम कंफ्यूज्ड हैं कि वो एआई टेक्नोलॉजी है, लेकिन हकीकत में
रियलिटी में वो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आईओटी डिवाइसेस, आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऐसे डिवाइसेस, ऐसे अप्लायंसेस जिसको आप इंटरनेट के जरिए यूजिंग योर मोबाइल फोन्स कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में पंखा चल रहा है विच इज एन आईओटी डिवाइस, तो आप कहीं से भी उसको अपने मोबाइल फोन से ऑफ कर सकते हैं, अपने घर की लाइटें ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, कर्टेन्स डाल सकते हैं, लॉक, घर का दरवाजा लॉक कर सकते हैं। तो ये सारे आईओटी डिवाइसेस हैं और यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही है। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स जैसे वॉशिंग मशीन्स हो गई, फुल्ली ऑटोमेटिक है लेकिन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट नहीं है। उनमें जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, आपको सेट करने पड़ते हैं। ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट नहीं करते और डिसीजन नहीं लेती मशीन्स कि किस टाइप के कपड़े प्रोवाइड किए गए हैं, कितना टाइम उनको वॉश करना है, कौन सा डिटर्जेंट यूज करना है, ये सारे टास्क वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं कर रही। देन देयर आर टेलीविजन सेट्स। ऐसे कई टेलीविजन सेट्स होते हैं जो कि स्मार्ट टीवी होते हैं। उनको स्मार्ट टीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं और कई सारे एप्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, ऐसे कई सारी एप्स से कंटेंट आपको शो कर सकते हैं। दे आर स्मार्ट बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, दे आर नॉट आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। तो ये तो एक फाउंडेशन थी दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी डेफिनेशंस मौजूद हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने इसकी डेफिनेशंस प्रोवाइड की हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है वो प्रोवाइड की है हमारे अपने नीति आयोग ने। नीति आयोग क्या कहता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस refers to the ability of machines to perform cognitive tasks like thinking, perceiving, learning, problem solving and decision making. यही सारी चीजें अभी हमने डिस्कस की थी and this is one of the most accurate definitions given by नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। दोस्तों artificial intelligence it covers a broad range of domains and applications and it is going to impact every part of your life. It is going to affect every field in coming times. तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन्स और सबसेट्स क्या क्या हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे इंपॉर्टेंट सबसेट्स हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग क्या होती है और डीप लर्निंग क्या होती है, दोनों में क्या फर्क है। लेट्स गो बाय द डेफिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग। इट इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस which enables machines to improve at tasks with experience. The intention of machine learning is to enable machine to learn by themselves using the provided data and make accurate predictions or decisions. तो मशीन लर्निंग यहां पे क्या है? मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है, एक पार्ट है जिसमें मशीन्स अपने आप को खुद ब खुद इंप्रूव करती हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस क्या है मशीन्स के लिए? डेटा, जो डेटा मशीन्स को प्रोवाइड होता है, उस डेटा के जरिए मशीन्स लर्न करती जाती हैं, सीखती जाती हैं और अपनी टास्क्स को इंप्रूव करती जाती हैं। मशीन लर्निंग का इंटेंशन क्या है, मकसद क्या है? कि अपने आप मशीन्स लर्न करती जाएं, जो डेटा उनको प्रोवाइड किया जा रहा है उसके जरिए, और अपनी टास्क्स को इंप्रूव करते जाएं, बेटर प्रिडिक्शंस करती जाएं और बेटर डिसीजन मेकिंग करती जाएं। दिस इज व्हाट मशीन लर्निंग इज। डीप लर्निंग भी मोर और लेस यही है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में। मशीन लर्निंग में हम डेटा प्रोवाइड करते हैं मशीन को, वो लर्न करती है और अपने आप को इंप्रूव करती है। डीप लर्निंग भी यही काम कर रही है, लेकिन
जो अमाउंट ऑफ डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है डीप लर्निंग मशीन्स को, वो ह्यूमंगस है, ह्यूज डेटा है, वास्ट डेटा है एज कंपेयर टू मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में डेटा जरूरी नहीं है कि ह्यूज हो, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा हो सकता है, लेकिन डीप लर्निंग में ये डेटा ह्यूज होता है, वास्ट होता है, ह्यूमंगस होता है, जिसकी मदद से मशीन्स अपने आप को ट्रेन करती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी डीप लर्निंग में, इन डीप लर्निंग द मशीन्स आर एबल टू जनरेट और क्रिएट एल्गोरिथम्स फॉर इटसेल्फ। देखिए नॉर्मली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो हम डेवलप कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स, वो कोडिंग के जरिए जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, यानी ह्यूमन बींग्स कोड लिख रहे हैं और वो कोड इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड हो रही है। लेकिन डीप लर्निंग में मशीन खुद अपने लिए कोड को जनरेट कर सकती है, क्रिएट कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। वो खुद अपने कोड को इंप्रूव कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। ये कैपेबिलिटी मशीन लर्निंग में नहीं है। डीप लर्निंग खुद ब खुद अपने लिए एल्गोरिथम्स को क्रिएट करके, जनरेट करके, मॉडिफाई करके अपनी टास्क को फर्दर इंप्रूव कर सकती है। यानी यहां पे इवन फॉर राइटिंग कोड्स ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। Another important difference is deep learning uses artificial neural networks. What is artificial neural network? Artificial neural network mimics the neural network of the human body. For example, human body में millions of neurons हैं जो कि आपके बॉडी के हर पार्ट से कनेक्टेड हैं और आपके ब्रेन से कनेक्टेड हैं। जब भी आपके बॉडी का कोई पार्ट कोई सेंसेशन रिसीव करता है, कुछ फील करता है, इमीडिएटली सिग्नल्स जनरेट होते हैं और मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से होते हुए, प्रोसेस होते हुए ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन बेस्ड अपॉन द प्रोसेसिंग डन बाय द न्यूरॉन्स एक डिसीजन लेता है। इसी तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है, प्रोसेस करता है और प्रिडिक्शंस को और आउटपुट्स को जनरेट करता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को मेजरली 3 लेयर्स में बांटा जा सकता है। द फर्स्ट लेयर ऑफ कंप्यूटर्स और द मशीन्स इज इनपुट लेयर। इनपुट लेयर अपने सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन कैप्चर करती है, इनपुट लेती है, एंड देन इट पासेस इट ऑन टू द हिडन लेयर। सेकेंड लेयर होती है हिडन लेयर, और ये कई सारी लेयर्स हो सकती हैं। ये भी लेयर्स नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। और इस हिडन लेयर का काम क्या होता है? जो इनपुट रिसीव हुआ है इनपुट लेयर से, उस इंफॉर्मेशन को, उस इनपुट को प्रोसेस करना। हिडन लेयर्स इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं और फिर थर्ड लेयर को हैंड ओवर करती है। थर्ड लेयर इज कॉल्ड आउटपुट लेयर। Output layer, based upon the processing done by the input layers, generates a prediction or an output. ये आउटपुट या तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है। अगर सही है तो इट इज एक्सेप्टेड, अगर गलत है तो एक फीडबैक जनरेट होता है। फीडबैक गोज बैक टू द इनपुट लेयर। इनपुट लेयर फिर से इंफॉर्मेशन कैप्चर करती है, हिडन लेयर्स फिर से उसको प्रोसेस करती हैं और फिर फर्दर इंफॉर्मेशन को आउटपुट लेयर को पास ऑन करती हैं। और ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक के परफेक्ट आउटपुट जनरेट नहीं हो जाता। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान डीप लर्निंग की मदद से जो मशीन है वो खुद ब खुद लर्न भी कर रही है, अपने लिए एल्गोरिथम्स भी जनरेट कर रही है और अपने आप को इंप्रूव भी करती जा रही है। सो दिस इज कॉल्ड डीप लर्निंग। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें मशीन लर्निंग होती हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर मशीन लर्निंग प्रोसेस में डीप लर्निंग इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑनलाइन एक गेम मिल जाएगी, ओशंस गेम, जिसमें एक मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जहां पे आप एक मशीन को फिश की और गार्बेज की इमेजेस प्रोवाइड करते रहते हैं और मशीन को ट्रेन करते रहते हैं बेस्ड अपॉन द डेटा इमेजेस प्रोवाइडेड टू द मशीन। और फिर फर्दर स्टेप्स में वो मशीन अपने आप उस बेस्ड अपॉन द ट्रेनिंग दैट यू हैव प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ डेटा, विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, जो लर्निंग हुई है उस मशीन की, वो खुद ब खुद
फिशेस को और गार्बेज को बाइफरकेट करती है। फिशेस को एक्सेप्ट करेगी और गार्बेज को डिस्कार्ड करेगी। वो मशीन लर्निंग प्रोसेस है। वहीं पे डीप लर्निंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दोस्तों, गूगल की डीप माइंड कंपनी ने एक गेम डेवलप किया, गो गेम, जो कि मशीन प्ले करती है, जिसका नाम है अल्फा गो। वहां पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का ह्यूज इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही वास्ट तौर पे इस्तेमाल किया गया है, और वो गेम खुद ब खुद अपने एल्गोरिथम्स को जनरेट करके लर्न करती है, अपनी मिस्टेक्स से लर्न करती है, अपने मूव से और अपोनेंट के मूव से लर्न करती है। इसी तरीके से जो चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई हम यूज कर रहे हैं, उसमें भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन्स। अभी हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसेट्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड्स या सब फील्ड्स या डोमेन्स कौन कौन से हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 मेजर डोमेन्स में डिवाइड किया जा सकता है: डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये 3 मेजर डोमेन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं। नाउ व्हाट इज डेटा साइंस? डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो डोमेन है जो कि डेटा से रिलेटेड सारे टास्क्स परफॉर्म करता है, जैसे कि डेटा को कैप्चर करना, कलेक्ट करना, डेटा को एक्सप्लोर करना, डेटा को विजुअलाइज करना, डेटा की माइनिंग करना, डेटा को रिफाइन करना, डेटा की बेसिस पे एनालिसिस करना, और उस एनालिसिस के बेसिस पे प्रिडिक्शंस जनरेट करना, आउटपुट्स जनरेट करना। ये सारे काम डेटा साइंस में इन्वॉल्व है। अब इस डेटा साइंस का इस्तेमाल कहाँ होता है दोस्तों? तकरीबन हर फील्ड है जहां पे डेटा साइंस का इस्तेमाल हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए डेटा साइंस का इस्तेमाल होता है, ये तय करने के लिए कि कौन सा अकाउंट होल्डर जिसने लोन लिया है वो आगे चल के फ्रॉड नहीं करेगा, उसकी पेमेंट की ट्रेंड्स क्या हैं, उसके एक्सपेंडिचर्स के ट्रेंड्स क्या हैं, उसके बिल पेमेंट्स वगैरह के ट्रेंड्स क्या हैं। इन सब चीज को एनालाइज करके ये डिसाइड किया जाता है कि वो टाइमली पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। बिजनेसेस में डेटा साइंस का ह्यूज एप्लीकेशन होता है, जहां पे बिजनेस एनालिस्ट डेटा को कलेक्ट करते हैं, माइन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, विजुअलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स। उस डेटा की बेसिस पे एनालिसिस और इंसाइट्स जनरेट करते हैं, और इंसाइट्स जनरेट करके प्रिडिक्शंस करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, बिजनेस में क्या क्या आउटपुट्स हो सकते हैं, बिजनेस को किस तरीके से इंप्रूव करना चाहिए। कस्टमर्स के रिकमेंडेशंस को कलेक्ट किया जाता है, कस्टमर्स के रिव्यूज को कलेक्ट किया जाता है, कस्टमर्स के कमेंट्स को कलेक्ट करके उसको एनालाइज किया जाता है और इंसाइट्स जनरेट किए जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो यूजर्स अपने कमेंट शेयर कर रहे हैं, पोस्ट शेयर कर रहे हैं, वीडियोस शेयर कर रहे हैं, इमेजेस शेयर कर रहे हैं, उनकी बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है कि उस यूजर को क्या पसंद है, उसको किस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जाएं, किस किस्म के प्रोडक्ट्स उसके सामने डिस्प्ले किए जाएं। तो ऑलमोस्ट हर फील्ड में डेटा साइंस का बहुत वास्ट इस्तेमाल है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। दूसरी फील्ड या दूसरा डोमेन है कंप्यूटर विजन। नाउ कंप्यूटर विजन is a domain of artificial intelligence that depicts the capability of machine to get and analyze visual information and afterwards predict some decisions about it. कंप्यूटर विजन क्या है? कंप्यूटर विजन दोस्तों अपने सराउंडिंग से मशीन्स डेटा को विजुअली कैप्चर करती हैं, यानी उनकी इमेजेस, उनके वीडियोस, अपने सराउंडिंग्स की इमेजेस, वीडियोस कलेक्ट करती हैं। उन इमेजेस को, वीडियोस को कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करती हैं, एनालाइज करती हैं, और एंड बेस्ड अपॉन द प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस डिफरेंट टाइप्स के प्रिडिक्शंस करती हैं या आउटपुट्स जनरेट करती हैं। कंप्यूटर विजन का हमारी डेली लाइफ में इतना ज्यादा इस्तेमाल है। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन में आपके फेस अनलॉक फीचर रहता है, जहां पे फेशियल रिकॉग्निशन किया जाता है, या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर होता है जहां पे फिंगरप्रिंट के पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया जाता है।
सेल्फ ड्राइविंग कार्स में कैमरास के जरिए अपने आसपास की सराउंडिंग्स कैप्चर करके कार डिसीजन लेती है कि आगे रेड लाइट है, रुकना है, जेब्रा क्रॉसिंग है, स्पीड कम करनी है, कोई रोड क्रॉस करना है तो रुकना है, कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो रुकना है। इस तरीके के डिसीजंस कार्स लेती हैं। तो कंप्यूटर विजन का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अभी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीरीज में जो पहला वीडियो हमने बनाया था वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ही बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को समझने के लिए ब्रीफ में अगर हम कहें तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक ऐसी सब फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिसमें मशीन्स ह्यूमन बींग्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लैंग्वेज, यानी ह्यूमन बींग से नेचुरल लैंग्वेज की फॉर्म में इनपुट कलेक्ट करती हैं और उस इनपुट को, उस नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करके, एनालाइज करके प्रिडिक्शंस और आउटपुट्स को जनरेट करती हैं, वो भी इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। सबसे अच्छे एग्जांपल्स इसके चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई, जो कि बिल्कुल एक नेचुरल लैंग्वेज में आपके साथ इंटरैक्ट करते हैं। आपको ये नहीं लगेगा कि आप एक मशीन के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि दूसरे एंड पे कोई ह्यूमन बीइंग बैठा हुआ है जो कि आपके सवालों का जवाब दे रहा है नेचुरल लैंग्वेज में। बहुत जगह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन होता है। फॉर एग्जांपल गूगल वॉइस असिस्टेंट, सीरी, कोर्डाना, एलेक्सा, बिक्सबी जो वॉइस असिस्टेंट्स होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे चैटबॉट्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। तो एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। एक बहुत अच्छे एग्जांपल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, आप लोग अपने ईमेल्स रिसीव करते हैं और उन ईमेल्स में आप देखते हैं कि कुछ ईमेल्स आपके स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। वो कैसे जाते हैं? जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इन ईमेल सर्विसेज के पास है, उसकी बेसिस पे ये डिटेक्ट करते हैं कि जो मेल आप रिसीव कर रहे हो उसमें से कोई खास मेल, कुछ स्पेसिफिक मेल्स क्या स्पैम की कैटेगरी में आते हैं, बेस्ड अपॉन देयर email ID, based upon the type of content that they are presenting to you। तो वो कुछ मेल्स को खुद फिल्टर आउट कर लेते हैं एज स्पैम। दूसरे, हर ईमेल फैसिलिटी में, हर ईमेल सर्विस में एक फैसिलिटी रहती है कि आप जंक मेल से उनको सिलेक्ट करके स्पैम मार्क कर सकते हैं। सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वहीं पे ईमेल सर्विस आपका ये लर्न कर लेता है कि इस ईमेल आईडी से इस तरीके के मेल्स जो आ रहे हैं वो स्पैम कैटेगरी में जाया करेंगे, एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स द ईमेल इटसेल्फ पुट दैट काइंड ऑफ मेल इनटू स्पैम फोल्डर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न, और वो कंसर्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स का। नाउ व्हाट आर एथिक्स? जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड कई सारी एथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं। इन चीजों का ध्यान रखना कि वेदर दोज practices, yeah, whether that technology is not going to affect those ethical practices comes under AI ethics। इसको समझने के लिए बहुत अच्छे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार। मान लीजिए एक सेल्फ ड्राइविंग कार एक रोड पे जा रही है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सामने से अचानक एक बच्चा आ जाता है। यहाँ पे उस कार को डिसीजन लेना है। अगर वो बच्चे को बचाने के लिए कार टर्न लेगी तो इट कैन क्रैश इनटू सम ऑब्स्टेकल, और उस कार के अंदर जो बैठा हुआ उसका मालिक है, दैट पर्सन कैन बी हर्ट, फेटल भी हो सकता है। और अगर अपने आप को बचाने के लिए या अपने ओनर को बचाने के लिए बच्चे को अगर हिट करेगी तो डेफिनेटली इट कुड बी फेटल टू द चाइल्ड। तो ये एक एथिकल सिचुएशन आ गई, ये एक डिलेमा आ गया कार के सामने कि वो क्या डिसीजन लेगी। अब दोस्तों यहां पे ये समझना जरूरी है कि ऐसी सिचुएशन में हम सही या गलत की कैटेगरी में इन चीजों को नहीं रख सकते।
it depends on multiple factors. So these kind of ethical dilemmas, situations can be best described as AI ethics. अच्छा, मान लीजिए कि वो कार उस बच्चे को हिट कर देती है टू सेव इट्स ओनर, तो अब यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी बनेगी? कौन जिम्मेदार होगा उस बच्चे के एक्सीडेंट के लिए? क्या मैन्युफैक्चरर, कार मैन्युफैक्चरर जिम्मेदार होगा, या फिर उस कार का ओनर जिम्मेदार होगा, या फिर उस कार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला कोडर, डेवलपर, वो जिम्मेदार होगा? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने होते हैं जो कि एआई एथिक्स को सामने लाके रख देते हैं। एक और एथिकल कंसर्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हम सबको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, इस डेटा प्राइवेसी। हर एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी, या फिर अगर हम देखें तो आजकल हजारों एप्स ऐसी हैं जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आपका कलेक्ट करती रहती हैं। आपके फोन में ही सैकड़ों एप्स ऐसी इंस्टॉल्ड होंगी जो कि आपका डेटा कलेक्ट करती रहती हैं, जो कि आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एक्सेस करती हैं, जो आपकी गैलरी एक्सेस करती हैं, जो आपके फाइल सिस्टम को एक्सेस करती हैं, जो आपके डिवाइस की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करती हैं, जो आपके डिफरेंट एप्स की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करती हैं। तो हर ऐप बहुत सारा डेटा आपसे कलेक्ट करती जा रही है। अच्छा, ये एप्स आपसे डेटा कैसे कलेक्ट कर पाती हैं? उसके लिए आप खुद परमिशन देते हैं। व्हेन यू इंस्टॉल एन ऐप, वो ऐप आपसे पूछती है कि भाई ये आपके डिवाइस के कैमरा को यूज करना चाहती है, आप उसको अलाउ करते हैं। आपके डिवाइस की गैलरी को एक्सेस करना चाहती है, आप उसको अलाउ करते हैं। आपके फाइल सिस्टम को एक्सेस करना चाहती है, आप उसको अलाउ करते हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स को, मैसेजेस को, एसएमएस को एक्सेस करना चाहती है, आप उसको अलाउ करते हैं। कॉल्स को एक्सेस करना चाहती है, उसको अलाउ करते हैं। तो ये सारी परमिशंस आप खुद दे रहे हैं किसी ऐप को। ऐप इतना सारा डेटा या इतनी सारी परमिशंस आपसे क्यों ले रही है? उसका रीजन ये है क्योंकि वही ऐप आपको कई किस्म के नोटिफिकेशंस शो करेगी अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, आपको एडवर्टाइजमेंट्स शो करेगी, आपको अलग अलग किस्म के रिकमेंडेशंस शो करेगी, जिससे उस ऐप का बिजनेस और बढ़ेगा। तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरे, अपने फीचर्स को इंप्रूव करने के लिए जो ऐप मैन्युफैक्चरर है वो भी आपसे इस डेटा को कलेक्ट कर रहा है और अपनी ऐप को इंप्रूव करता जा रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि वो डेटा पूरा का पूरा आप प्रोवाइड कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे हमारी खुद की जिम्मेदारी बन जाती है कि जेन्युइन एप्स को यूज करें, ऐसी कोई एप्स यूज ना करें जिसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाइड नहीं है, जिसकी जेन्युइननेस वेरीफाइड नहीं है, और हम उसको अपना डेटा प्रोवाइड करते चले जाएं। तो डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखना एक बहुत बड़ा एआई एथिकल कंसर्न है, क्योंकि जो डेटा आपका कलेक्ट हो रहा है उसी डेटा को आपके अगेंस्ट मिसयूज किया जा सकता है। आपके अकाउंट्स को हैक करने के लिए, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक करने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए इसका मिसयूज हो सकता है। सो we have to be very responsible and careful while allowing different apps to access our data. It is our responsibility. एआई एथिक्स का एक और इंपॉर्टेंट कंसर्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायस। अब ये बायस क्या होता है? एआई बायस क्या होता है? गूगल आप ओपन करिए और गूगल पे सर्च कीजिए नर्सेस। जैसे ही आप नर्सेस सर्च करेंगे आपके सामने ज्यादा जो फोटोग्राफ्स आएंगी, ज्यादा जो इमेजेस आएंगी वो फीमेल नर्सेस की आएंगी। अगेन आप गूगल पे सर्च करिए इंजीनियर्स, ज्यादा जो आपके सामने इमेजेस सर्च होकर आएंगी वो आएंगी मेल्स की। ज्यादातर वॉइस असिस्टेंट्स जो होते हैं, अगर आप ध्यान दें तो फीमेल वॉइस में होते हैं। Head north, then turn left. GPS signal lost. ये सारे क्या हैं दोस्तों? ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायसेस हैं, जिसका हमें पता भी नहीं चलता, जिसका हमें एहसास भी नहीं होता, बट वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। क्यों?
क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाला ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग्स के अपने अपने बाइसेस होते हैं, अपने अपनी प्रीजुडिसेस होती हैं, और वही चीज उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करते टाइम टेक्नोलॉजी में पास ऑन हो जाती हैं। और जो एआई टेक्नोलॉजी है उसी तरीके से फिर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, और प्रेडिक्शंस जनरेट करता है, आउटपुट्स जनरेट करता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल 2014 में अमेजॉन ने अपने रिक्रूटमेंट के लिए, एम्प्लॉयज के रिक्रूटमेंट के लिए एक एआई बेस्ड सिस्टम को इंप्लीमेंट किया। उस एआई बेस्ड सिस्टम का काम ये था कि डिफरेंट रेज्यूमेस जो वो रिसीव करता है, उन रेज्यूमेस में डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रेज्यूमे, उनको पॉइंट एलोकेट करे या रैंक एलोकेट करे कि वो कितना हाई लेवल का रेज्यूमे है जिसको कंसीडर करना चाहिए। वहां पे उस एआई बेस्ड सिस्टम ने एक बायस शो किया। क्या बायस शो किया? जितने फीमेल्स के रेज्यूमे रिसीव हुए थे, हालांकि क्वालिफिकेशन वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, कैपेबिलिटी वाइज बहुत अच्छे रेज्यूमे थे, लेकिन उनको डाउन रैंक कर दिया, उनका रैंक डाउन कर दिया। वहीं पे मेल्स के जो रेज्यूमे रिसीव हुए थे उनको हाई रैंक प्रोवाइड किया। और ऐसा किस लिए था? डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय ह्यूमंस। तो ये जो पास्ट प्रैक्टिसेस फॉलो होती थी सिलेक्शन के केसेस में, वही पास्ट प्रैक्टिसेस उस एआई बेस्ड सिस्टम में पास ऑन हो गई व्हाइल डेवलपिंग इट, और वो बायस वहां पे परसिस्ट किया। 2017 में अमेजोन को अपना ये एआई बेस्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम बंद करना पड़ा, टू बी फेयर विद ऑल द जेंडर्स। तो यहाँ पे जेंडर बायस एक एआई सिस्टम ने शो किया। तो ऐसे बहुत सारे बायसेस हैं जो कि एआई बेस्ड सिस्टम में आ सकते हैं। रीजन उसका सिंपल है कि एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाला भी ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमंस के अपने अपने बायसेस होते हैं। वही बायसेस उसके डेवलपमेंट में पास ऑन हो जाते हैं। तो इसीलिए इन बायसेस का ध्यान रखना भी जरूरी है। एक और एआई एथिकल कंसर्न दोस्तों, कि एआई टेक्नोलॉजी अभी डेवलपमेंटल फेसेस में है, और ये हर यूजर को प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज में शायद लोगों को पता भी ना हो, गांवों में, देहातों में, कि ये एआई क्या होता है, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो एआई में होती है। ये अर्बन एरियाज में, डेवलप्ड एरियाज में ज्यादा प्रिवेलेंट है, लोग ज्यादा जानते हैं, ज्यादा इसको यूज करते हैं। तो एआई एक्सेस इज नॉट अवेलेबल टू ऑल। तो ये भी एक कंसर्न है कि ये एक एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, हर एक को इसका भी एक्सेस नहीं है, एवरीबॉडी इज नॉट एबल टू यूज इट। एक कंसर्न जो बार बार शो किया जाता है वो ये, आप लोगों ने आपस में भी लोगों को बात करते हुए सुना होगा, पेरेंट्स को, रिश्तेदारों को, कि भाई एआई आ रहा है, एआई की वजह से अब बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी जब डेवलप होती है तो उसके कुछ इम्पैक्ट्स जरूर होते हैं। ऐसी जॉब्स जो कि उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रही, वो जॉब्स ऑब्सोलीट हो जाती हैं। वहीं पर साथ ही साथ ऐसी जॉब्स भी क्रिएट होती हैं जहां पे उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जब तक टाइपराइटर्स डेवलप नहीं हुए थे तब तक ऑफिसेस में अच्छी हैंडराइटिंग वालों की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी, डॉक्यूमेंट्स लिखने वालों की, सेक्रेटरीज की, डिक्टेशन लेने वालों की बहुत रिक्वायरमेंट होती थी। बट जैसे ही टाइपराइटर्स आए, उनकी जॉब अफेक्ट हुई। टाइपराइटर्स के बाद कंप्यूटर्स आए, तो जो लोग कंप्यूटर्स पे ट्रेन नहीं थे उनको अपनी जॉब से हाथ देना पड़ा। वहीं पे जो लोग कंप्यूटर्स में ट्रेन थे, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स वगैरह, उनकी बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई। इन द सिमिलर मैनर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इज देयर। इन जो लोग फ्यूचर स्किल से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल से अपने आप को लैस नहीं करेंगे, अपने आप को इक्विप नहीं करेंगे, उन लोगों के लिए जरूर प्रॉब्लम होगी टू गेट द जॉब्स इन फ्यूचर। लेकिन दोज पीपल हु आर
trained in AI-based technologies, those people who are trained in data sciences, data analysis, those people who are trained in the technology which is developing AI, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये हम कह सकते हैं कि अ काइंड ऑफ मिथ है कि एआई विल क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसी फील्ड्स जहां पे ह्यूमन लाइफ इज एंडेंजर्ड और जहां पे मशीनें बेटर काम कर सकती हैं, बिना थके, बिना टायर्ड हुए, रिपीटेटिव काम कर सकती हैं, वहां पे डेफिनेटली एआई टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन ऐसी फील्ड्स जहां पे उन टेक्नोलॉजीज को मैनेज करना है, मेंटेन करना है, डेवलप करना है, ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहां पे एआई का इस्तेमाल होगा। लेकिन वहां पे एआई से जो लोग अपने आप को इक्विप्ड रखेंगे, फ्यूचर स्किल्स से अपने आप को इक्विप्ड रखेंगे, उन लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ये बच्चे अगर आप देखें तो स्मार्टफोन्स को यूज करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। दे कैन इजीली ऑपरेट स्मार्टफोन्स, यानी हम ये बोल सकते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस फॉर यूजिंग दीज काइंड ऑफ डिवाइसेस इज वेरी गुड। लेकिन इमेजिन करिए वही बच्चा एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जहां पे उसको अपने ब्रेन को अप्लाई करना है, अपनी इंटेलिजेंस को अप्लाई करना है। और अगर अपनी इंटेलिजेंस वो अप्लाई करेगा तो उसकी इंटेलिजेंस इंप्रूव होगी, नेचुरल इंटेलिजेंस इंप्रूव होगी। वहीं पे वो बच्चा, क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी का पता है, वो सिंपली एक गूगल सर्च करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, जिसकी वजह से उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसकी स्किल्स डेवलप नहीं हो पाई, खुद की स्किल्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जहां पे बच्चे एआई टेक्नोलॉजी को लर्न कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ, वहीं पे वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी ऐसे कर रहे हैं कि उनके खुद की नेचुरल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट अफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे बड़ों का, पेरेंट्स का, गार्डियंस का इस बात पे ध्यान देना जरूरी है, इस चीज को मॉनिटर करना जरूरी है कि बच्चे टेक्नोलॉजी को यूज तो जरूर करें, लेकिन ऑप्टिमम लेवल में और अंडर प्रॉपर सुपरविजन। टोटली टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए कि मामूली प्रॉब्लम्स को भी वो खुद से सॉल्व नहीं कर सके। तो इस चीज का ध्यान रखना बड़ों की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आखिर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ना रुकने वाली टेक्नोलॉजी है। ये हमारे लाइफ के, हमारी डेली लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट कर रही है। हम इससे बच नहीं सकते। ये टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हर फील्ड में एंटर करेगी। लेकिन साथ ही साथ ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड रिस्क को भी इवैल्यूएट करें और इस टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड एडवांटेजेस को भी इवैल्यूएट करें और इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस को स्ट्राइक करते हुए आगे बढ़ें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज करें। किसी टेक्नोलॉजी से भागना उसका सॉल्यूशन नहीं है, बचना सॉल्यूशन नहीं है, अवॉइड करना सॉल्यूशन नहीं है। उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और उसको यूज करना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज द ओनली वे आउट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और अब आप कम से कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सही पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए और हम साथ मिलके नई नई चीजें सीखते रहेंगे, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बारे में, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गुड बाय।